नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ये पुलिस पुलिस का खेल मोदी पर भारी पड़ता नजर आने लगा है। युवाओं की, कांग्रेस के यूथ जो हैं, उनकी गिरफ्तारी, उनको रिमांड पर लिया जाना, मोदी को लगा था कि भय काम कर जाएगा। भय और भ्रम फिर रिपीट कर दें, ये तो हर प्रोग्राम में बताते हैं, यही दो हथियार है। लगा था इससे भय व्याप्त हो जाएगा, कांग्रेसी डर जाएंगे कि पुलिस उठा के ले जाएगी और फिर अदालत से रिमांड पर ले लेगी। रिमांड को लेकर के और भी बहुत सारी चर्चाएं बाहर होती हैं। तो ये लगा कि मोदी जी के इस रिमांड सिस्टम से कांग्रेसी रुक जाएंगे। मामला हो गया उल्टा। भीड़ पूरी दिल्ली में मोदी के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग पर चढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम, मोदी का सिस्टम ही फंस गया इसमें, और मोदी का सिस्टम फेल हो गया, हिल गया, जो भी आप कहना चाहिए कह लीजिए। राहुल के हजारों जनजी सड़कों पर उतर आए। आज राहुल ने कहा था ना कि एक कदम पीछे नहीं हटना है, एक कदम, पूरा पीछे हटना छोड़ दीजिए, लड़ना है, लोकतंत्र के लिए लड़ना है, हमारे साथ संविधान है। वो शायद असर कर गया। पीछे हटना तो दूर, गिरफ्तारी और रिमांड के बाद हजारों जेनजी कांग्रेस वाले ये आगे बढ़ चले, और एक राज्य में नहीं, कम से कम 4-5 राज्यों के तो फुटेज हमारे पास आए हैं। तो 4 राज्य कम से कम ऐसे हैं जो अभी जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं करीब 7 बजे, तो 4 राज्यों में ऐसी खबरें हैं कि सड़कों पर भयंकर बवाल हुआ है और पुलिस भी पस्त नजर आई है। लाइए हेमंत जी को तो कुछ विजुअल्स और खबर आपको दिखा दें। स्वागत है हेमंत भाई, शुरू करिए भैया, दिखाइए। पीटीआई शुरू करिए दिल्ली से, मोदी के घर से 3-3.25 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए बैरिकेडिंग लगाए हैं रोकने के लिए। देखिए जरा, रोकिए। अभी विजुअल को साइड में आगे बढ़ जाते हैं। विजुअल को साइड में भी जब हम कार्यक्रम करेंगे, बातचीत करेंगे, तो भी उसमें लगाइएगा। ये साइड में हाथ चलने दीजिए। क्या बोलूं भैया, हम अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। हम अपने ऑफिस के बाहर सही से खड़े हैं बैरिकेडिंग्स पे, उसमें इतनी बुरी तरह से खींचा गया है, मेरे पैर में इतनी जोर से लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये देश का बुरा समय चल रहा है, हम आगे। इसके लिए यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जिस तरह से रोड पर है, इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे, बस ये लड़ाई यहाँ तक सीमित नहीं है। जब तक न्याय नहीं होता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर नहीं आते, हमारे कार्यकर्ता जो है बाहर नहीं आते, हम इसी तरह से कितना हमें रोकने की कोशिश की जाएगी, हम रोड पर लड़ते रहेंगे। ये बाइट सुनना जरूरी था। ये गड़बड़ हो गया, उदय भानु वाला गलत नंबर डायल हो गया। हालांकि भय विधना प्रतिकूल तो ऊंट चढ़े कुकुर काटे। जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, ऐसा ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने कहा है। तो अब नरेंद्र मोदी को लगता है जो कुछ भी किस्से उस सबकी आवाज बंद कर देंगे, देश को डरा देंगे। अब नहीं, अब ये लगने लगा है, ये लक्षण मुझे भी कई बार, मैं बड़ा निराश होता था, लेकिन अब लगने लगा है, अब डर खत्म हो गया, डर के आगे जीत नजर आने लगी है। अगले चलिए अब जरा बाइट्स पर चलते हैं, फिर कुछ बाइटें और फिर विजुअल, तब हेमंत जी पास चलेंगे। चलाओ भैया। Well, primarily we are arguing in the dark because they have not even produced the FIR. They are saying the FIR is so sensitive that we have to make a request. The commissioner will constitute a committee and then they will decide whether they'll give the FIR. Secondly, they said that they need him because he's the mastermind and they have to go to recover T-shirts from Himachal and other places. And so our argument was very simple. Our argument is that he's the national president of a youth, of an opposition youth body. He was never there. He was never in coordination with them. And if this is the way we are going to react, because with the case made out is that the national honor and national shame has been brought. So we said and we argued that please understand that
in every healthy democracy, in every event like that internationally, you have these kinds of protests. You may not agree with the protests, but the protests are the part of democracy. What brings national shame is this reaction that we are having, a North Korea type of reaction where you are going ahead and arresting every office bearer of an opposition youth organization. That is the threat to democracy. And the Supreme Court has repeatedly said that in offences for less than 7 years, the bail is the rule. Remand, and that also asking for 7 days police custody, is completely contrary to what the Supreme Court is saying. And we argued, both of us, we argued before the court that the whole world is watching, and we will be a laughing stock of the whole world if we are going to send the president of the opposition youth association to prison or to police custody because some T-shirts have been printed and T-shirts have to be recovered. Sir, one thing that the court had actually stated when 4 IYC protesters were actually, produced before it on the last occasion, it had said that, it tarnishes the image of the Republic. How do you see those observations that had come in from the Delhi's Patiala House Court, and what are you expecting? Well, that is an order passed in remand. So those are tentative observations. And as far as I know, those observations are made recording the submissions of the police, because obviously it's prima facie. But again, today we took that on and we said we have read your remand order, and exactly this whole shame business is absolutely wrong, because it is the whole world will appreciate India that here we have space for democracy, we have space for dissent. So it's not a matter of shame, it's a matter of pride. We may dislike. No protest is easy. No protest is something we like. In fact, all protests, if they want eyeballs, you would not be here interviewing me if it was a mild protest some 300 kilometers away from Delhi. So all protests are meant to catch the eye of the people. And that is an integral part of democracy. What is happening now is vendetta, it is vengeance, and this is North Korea's style of response, which will bring international shame to India. चलिए, वकील भी जोरदार, बिल्कुल न्याय। जज साहब क्या बोले हमको मतलब ही नहीं है भाई, सीधी सी बात बताऊं मैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है 7 साल से कम, अभी हम आ रहे हैं उसी पर, आगे आपको बताएंगे हेमंत भाई के पास जब चलेंगे कि जो इसमें आधार जो धाराएं लगाई गई हैं वो 5 साल की सजा वाली है। 7 साल से कम पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत हो जानी चाहिए, और 5 साल की सजा वाले पर वो 7 दिन का रिमांड मांग रहा है। पुलिस वाला जो है वो 7 दिन का रिमांड, और जज साहब 4 दिन की दे रहे हैं। और किस लिए रिमांड चाहिए? वो टी शर्ट खोजना है कहां छपाई हुई है। अरे भाई, चंदा लगा करके 100 टी शर्ट भिजवा देता हूं, जो मन के छपवा लो जो। हम लोग न्यूज लॉन्चर से भिजवा देते हैं, हम भी तो देश के नागरिक हैं हेमंत भाई। 100 सादा टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट भिजवा देते हैं, छपवा लो जो मन करे छपवाना है उस पर। टी शर्ट ही मोदी जी को चाहिए जब। अभी और भी चीजें हैं, जरा अगली बाइट लाइए, अगली बाइट। माननीय एलजी साहब से मुलाकात की है और मुद्दा था जिस तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जिस तरीके से जैसे क्रिमिनल्स के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है उस तरीके का ट्रीटमेंट जो हो रहा है, उसके खिलाफ हम उस बात को हम रखने के लिए एलजी साहब से मिले हैं और हमने आग्रह किया है कि एक लोकतंत्र में अगर कोई प्रदर्शन होता है, लोकतंत्र में अगर कोई अपनी शांतिपूर्वक तरीके से बात रखता है तो ये विपक्ष का हक होता है, और हमने वही कार्य हमारी यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया था। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो वहां पर गिरफ्तार हुए उनके जो बच्चे थे उनको पिछले 4 दिन से गिरफ्तार किया हुआ है, और यहां तक कि उनके पेरेंट्स को भी परेशान किया जा रहा है। पुलिस के कस्टडी के अंदर भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं और हमने उपराज्यपाल महोदय को उससे अवगत भी कराया और ये आग्रह भी किया है कि ये होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक हमारी आवाज को जरूर पहुंचाएं। चलिए अगली बाइट लाइए। एलजी से मुलाकात की, हालांकि ये सब तो फॉर्मेलिटी है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। एलजी साहब का बस का रिमांड अपने ही तरफ से दे दें। चलाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के उसकी गिरफ्तारी ये गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है, और हमारे प्रधानमंत्री जी
डर गए हैं युवाओं से। 10-12 युवक गए थे और केवल शर्टलेस हुए थे, और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी, इसका मतलब ये है कि मोदी जी और मोदी की सरकार डरी हुई है, और ये तानाशाही प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार युवाओं को है, आम जनता को है, राजनीतिक दलों को है, और उसका आप इस प्रकार से दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना दबाओगे उतना उछलेगा, और युवा न दबने वाले हैं न डरने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा भूपेश बघेल जी, और इस चीज को आप लोग भी ध्यान रखिए, आप लोग को भी नहीं डरना चाहिए। जो नहीं कि बुजुर्ग डरे, ये कंप्रोमाइज, कांग्रेस में भी कुछ कंप्रोमाइज होते हैं ना लोग। कंप्रोमाइज पीएम है और उसकी कंप्रोमाइज करने की ताकत मिलती है कांग्रेस के कंप्रोमाइज लोगों से। अब मुख्य किरदार का बयान सुना देते हैं, जिसने धीरे धीरे करते करते डरो मत करते करते आखिरकार लीडर बना ही दिया कुछ लोगों को। राहुल गांधी की सुनवाई, डरो मत करते करते भाई नाक में दम कर दिया मोदी। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। देश पहले है, मोदी भक्तों के लिए खाली पहले है। मोदी प्रथम नहीं, राष्ट्र प्रथम। और वो सब कहते हैं राष्ट्र प्रथम, और जो है कान में फूंकते हैं मोदी प्रथम। ये होता है, कान में वैसे बात कहेंगे राष्ट्र प्रथम और बुला कहेंगे देश कान में मोदी प्रथम। ये ध्यान रखना। चलिए आगे विजुअल और दिखाइए, कुछ और विजुअल्स हैं, वो भी दिखा दें। गुजरात में भी नहीं काबू मारा है मामला। चलिए आगे देहरादून भी दिखा दीजिए। अब ये न पूछने लगना यहाँ पे रिमांड पे लेकर के कि कौन सा बनियान है, बनियान की कंपनी बताओ, ये है। चलिए हेमंत भाई, और साइड में विजुअल विजुअल चलाते रहिएगा। हेमंत भाई, ये मामला मैं बार बार जो कर रहा हूँ, ये बयाना उल्टा वाला, ये गिरफ्तारी रिमांड, ये सिस्टम ही था। ये सिस्टम नहीं सिस्टम, ये सिस्टम ही था भय वाला। भ्रम वाला तो हमारे देश में मीडिया और आईटी सेल है ही। भय वाला पार्ट था, एफआईआर, रिमांड, पुलिस उठा ले, गिरफ्तार कर ले, यही तो भय फैलाने का था जरिया। ये तो मामला उल्टा हो गया। तो भय के बजाय और भीड़ आ गई। कहाँ होना था भय, घर में बैठना था, और भीड़ इकट्ठा हो गई, बैरिकेडिंग पे चढ़ गए। किसको किसको रिमांड पे लोग फंस गए, लग रहा है ऐसा है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कोई भी जो निरंकुश शासन होता है ना आशीष भाई, वो पहले भय के सहारे काम चलाने की कोशिश करता है, तो लेकिन उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है उस प्रोसेस की। 12.25 साल से इस देश के अंदर भय हर आदमी के बहुत गहरे तक बिठा दिया गया था, पूरे गहरे तक। लेकिन उसकी एक शेल्फ लाइफ है, वो अब कम होने लगी है। वो आपने शुरुआत कहां से देखी? कोट द्वार के अंदर देखी, फिर मोदी की कंस्टिट्यूंसी के अंदर देखी, वो जो उनकी आइडेंटिटी मांग रहे थे, और अब ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है प्रदर्शन, इसके बाद तो कोई कमी बची ही नहीं। और मैं सबसे पहले आपके संज्ञान में एक चीज डालना चाह रहा हूं कि अभी तक ये जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी अरेस्ट हो गया, सारी बात हो गई, आपको पता है अब तक इसकी एफआईआर सार्वजनिक नहीं की गई। धाराएं कौन सी लगी हैं आपको जानकर हैरानी होगी। डेमोक्रेसी के अंदर एफआईआर हर आदमी का अधिकार है, कोई भी ले सकता है जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। पहले यहां पर आपने लोगों को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट मीमो के जरिए सेक्शन का पता लग रहा है कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई, आप कल्पना कर सकते हैं। और जब वकील ने एफआईआर मांगी अंदर कोर्ट में कि साहब हमें
तो पुलिस कहती है कि साहब पुलिस कमिश्नर कमेटी बनाएंगे, वो देखेंगे कि देनी कि नहीं देनी। ये अरेस्ट मेमो है। सबसे ऊपर रोक लीजिए एक बार, सब शुरू में रोकिए बिल्कुल टॉप पे। ये पहली बार आशीष भाई सेक्शन सामने आई है। सेक्शन कौन कौन से आए हैं? ये सारी के सारे बीएनएस की धाराएं हैं, इसलिए थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा आपको। भारतीय न्याय संहिता, इसमें सेक्शन कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर नंबर 1 पे देखिएगा 61(2). आपको ध्यान होगा पहले 120 बी होती थी, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। ठीक, वो मेन ऑफेंस के साथ पढ़ी जाती है कि जो मेन ऑफेंस में मैक्सिमम सजा है उसके साथ काउंट होती है। तो यहां पर इस केस के अंदर आप देखेंगे जो जितनी भी धाराएं लगाई हैं, मैं बताऊंगा हर एक की अलग अलग, उसमें 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 5 साल तक की। और वो क्या बता रहे थे वकील साहब कि 7 साल से नीचे अगर सजा है तो जुडिशियल कस्टडी और पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को रेफर कर रहे थे वो। अब इसमें धाराएं कौन कौन सी लगाई, आप सिर पकड़ लीजिएगा अपना और सोच लीजिएगा क्या क्या है। जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मैंने बता दी 61(2). उसके बाद है एक सेक्शन बीएनएस की धाराएं हैं, सेक्शन 121। 121 के अंदर क्या है कि पुलिस वालों के ऊपर उनके काम में बाधा डालना, उनको नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। ठीक, सेंटेंस अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की सजा। फिर है सेक्शन 132, असाल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट, 2 साल और नॉन बेलेबल सजा है इसके अंदर। फिर है 195(1) ये है राइट को, जो अपने दंगे हैं उनको सुप्रेस करते समय, कंट्रोल करते समय पुलिस के काम में बाधा डालना, 3 साल की सजा है लेकिन बेलेबल है ये। 221 ऑब्स्ट्रक्शन पब्लिक सर्वेंट, काम काज में बाधा डालना, बेलेबल है लेकिन 3 महीने की सजा है। 223A डिसओबीडियंस, अवमानना, 6 महीने की सजा है। उसके बाद 192 है दंगे भड़काना, प्रोवोक करना, दंगों के लिए उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, 1 साल की सजा है, बेलेबल है। सेक्शन 191 नॉन बेलेबल है, राइटिंग के लिए उकसाना। 197 इसके अंदर है नॉन बेलेबल है ये और 3 साल तक की सजा है। इसमें क्या है, देश की एकता को नुकसान पहुंचाना, देश की एकता का नुकसान हो गया। 190 है कॉमन इंटेंशन, जो पहले 34 होती थी आईपीसी के अंदर। और 196 है 2 समुदायों के बीच में शत्रुता फैलाना। बताओ इसमें 2 समुदाय कहां थे? ये सेक्शन लगे हैं। अब आप सोच लीजिए, यानी कि 3 महीने से लेकर के 5 साल तक की सजा। और बरामद क्या करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो उंगली लगा रखी है ना, तो इन्होंने ये बताया कि जो टी शर्ट है वो प्रिंटिंग कहां हुई, और ना साजिशकर्ताओं के नाम बता रहे। बताओ साजिशकर्ता कौन थी, इसमें क्या है? सोचिए आप। जैसे आपने कहा मतलब जो ये टी शर्ट थी कहां छपी, इससे क्या ही हो जाएगा? बताओ आप क्या हो जाएगा? वो कोई RDX है? पुलवामा का पता कर लो ना कहां से आया था, वो तो बताया नहीं अब तक। 7 साल हो गए, 7वां साल चल पड़ा, पुलवामा वाला नहीं बताया अभी तक यहां वाला नहीं बताया जो अभी ये हुआ था पहलगाम के अंदर। इनकी टी शर्ट ढूंढ रहे हैं, कर लीजिए आप क्या करेंगे। तो ये नया भारत है आशीष भाई। इस तरह के उसमें स्पेशल सिंपली कुछ नहीं है। उनको पकड़ना चाहिए था, लड़कों को थाने में ले जाकर के चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाता है। यही सारे जितने भी वो है वो SOP। 151 का चालान जो पहले था, 151 का चालान है जी, बस उतना होना चाहिए। लेकिन ये देखो ना, ये भी एक खास तरह का भय क्रिएट करने का खेल है कि अगर किसी ने आगे से कोशिश की तो 5 साल तक का कार्यक्रम कर देंगे। आप सोचिए, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को अगर 4 दिन का रिमांड दिया जा सकता है उसके खिलाफ, केवल इसलिए कि टी शर्ट नहीं बता रहा कहां से छपी थी और कॉन्स्पिरेटर कौन थे। कॉन्स्पिरेटर कोई लाहौर षड्यंत्र है क्या है इसके अंदर? बताइए। 10 युवक गए, उन्होंने नारे लगा दिए, बात खत्म होगी। दुनिया का बड़े से बड़ा आयोजन, UN से लेकर के कहीं भी देख लीजिएगा, अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है तो वहां पर ये नारे सामान्य बात है, केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने मुद्दों के प्रति। बेहद सामान्य भाई। प्रोवाइडेड आप डेमोक्रेसी है। मैं बोल दो एक बात, खाली कुछ अति जागरूक लोगों को मैंने देखा कि वो तुरंत आगे नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे बहुत कॉमन है। आप जाओ यूरोपियन कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर अमन चैन शांति सब है, वहां पर भी टी शर्ट उतार करके प्रोटेस्ट, ये सब बहुत आम है, बहुत कॉमन। कुछ भी इसमें नया नहीं है। अभी मैं जब आपने कहा कि इस पे शो करेंगे, तो मैंने कुछ युवा कांग्रेस के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश, क्योंकि पुराने जब अपन कांग्रेस करते थे तो वो बच्चे, अब पहले NSUI में थे, वो कांग्रेस यूथ में आ गए। तो 2-3 बच्चों को फोन किया, मैंने कहा यार खेल समझाओ क्या है। तो कहते हैं कि यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है,
इनको चाहिए जो सेक्रेटरी एआईसीसी है, जो यूथ कांग्रेस का इंचार्ज है मनीष शर्मा, उसके कुछ व्हाट्सएप वगैरह मिल गए हैं, जो बच्चे अरेस्ट कर रखे हैं ना, टोटल अरेस्ट 8 हो गई। तो मनीष शर्मा के कुछ मैसेजेस मिले हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो इससे मतलब नहीं है यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से, वो है उस प्रभारी का इलाज करना मनीष शर्मा, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, और वो कहीं ना कहीं एंटीसिपेटरी की फिराक में बेचारा अंडरग्राउंड हो रखा है। अब ये हालत है इस देश के अंदर एक सामान्य प्रदर्शन करने में, प्रभारी लेवल का व्यक्ति, सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति बेचारा जमानत के लिए ढूंढता फिर रहा है। ये हालत कर दी है। और जमानत का क्या होगा वो आपको ही पता है, मुझे तो पता ही है। खैर अग्रिम जमानत, चलिए, इनकी हालत जो ये है, एक बात अभी उसी में जब आप अलग अलग धाराएं बता रहे थे, तो एक धारा है आपस में लड़ाना, आपस में दो समुदायों का, आपस में दो समुदायों में टकराव पैदा करने के लिए अब किसी को इस देश में काम ही नहीं करना है। कोई उदय भानु, कोई राहुल गांधी, किसी को नहीं, सारा काम ये तो वर्क कंप्लीटेड है, सारा काम तो मोदी जी ने कर दिया है। आप बताइए, मैं तो अभी आज मैं मुसलमान की बात ही नहीं करूंगा, ताकि थोड़ा सा भाजपा खुश हो जाए। देखिए, मुसलमान की आज बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सनातनी है ना, बहुसंख्यक है ना, यही जो लोग कहते हैं, कहां कहां पे जब शंकराचार्य, मतलब हिंदू धर्म के सर्वोच्च शिखर पर बैठा शंकराचार्य से धर्मगुरु भिड़ रहे हैं, वही उनको फंसाने के लिए उपद्रव कर रहे हैं। मतलब धर्माधिकारी, हिंदू धर्म के धर्माधिकारी आपस में लड़ गए, वो लड़ रहे हैं। किसने लड़वाया? राहुल गांधी ने? उदय भानु ने? नहीं, आपने, योगी ने लड़वाया, आपकी टीम ने। मोदी एंड कंपनी कह दें उसको, मोदी एंड कंपनी से आ जाता है कि बड़ी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, तो उसने लड़वाया। और किसने लड़वाया? ठीक, उसके बाद आइए, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, और उस वर्ण व्यवस्था के बहुत तगड़े पोषक हैं आप लोग, मनुवादी बहुत तगड़े पोषक हैं। वो हिंदू धर्म, उसमें अपर कास्ट और जो निचला तबका है, ओबीसी, एससी, एसटी, वो दोनों भिड़े पड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, उनमें आपसी टकराव। उसका जिम्मेदार कौन? राहुल गांधी, उदय भानु कोई है? नहीं, नरेंद्र मोदी है। यूजीसी लाए, यूजीसी उनके टकराव की वजह बनी। और मैं फिर कहता हूं, अभी भी बहुत लोग कहते हैं, अपर कास्ट वाले कहते हैं, अरे मोदी लाया था, मोदी जो है हमने तो रुकवा लिया अपने दम पर, हमसे डर करके मोदी ने रोक दिया। दलित पिछड़े कहते हैं मोदी जी ने हमारे लिए चलो एक बार सोचा था, सुप्रीम कोर्ट ने रुकवा दिया। ऐसे ऐसे है नैरेटिव बन रहा है। मैं भी घूम के आया ना, तो लोगों में है नैरेटिव इस टाइप का। मैं सबको बता दूं, अपर कास्ट जो सोच रहा है और जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसी के लिए नहीं था। जो जिसके लिए था वो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को भिड़ाने के लिए था, वो आप लोग कर रहे हैं। आपको भिड़ाने के लिए, नहीं भिड़ाने के लिए होता तो मोदी जी कहीं बताते ना कि उनका मकसद क्या था। उनका मकसद पूरा हो गया। अब अपर कास्ट जब अच्छा, ये इसके लिए कहां बना, ये बैटल फील्ड कहां बना? हेमंत भाई सोचिए, बड़ा प्लान था। बैटल फील्ड कहां बना है? महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, यही बना ना। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में कौन है? वही जेनजी है, जिसका नाम लेते ही इधर तुरंत पंखा 2 चलाते हैं, एसी 3 चलाते हैं, क्योंकि जेनजी का नाम सुन के इनको कई दृश्य याद आने लगते हैं। ये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय किसके, कौन है वहां पर? वहां पर जेनजी ही है ना, वहां 100% जेनजी है। ठीक, वो जेनजी एप्स्टीन फाइल न पलटे, वो जेनजी जो उचित लगे वो करिए, आपका 56 इंची का सच न समझे उस पर सवाल न करे। वो जेनजी आप अडानी का नोटिस नहीं सर्व करवाए और अडानी को फंसा करके आपको टारगेट पर लेकर के आप से देश की खरीद फरोख्त को ये सन की राष्ट्रपति कर रहा है। वो जेनजी ये न समझे कि आप देश बेच दिए। वो जेनजी ये न समझे कि इस देश का किसान, उस जेनजी के माँ बाप दादा दादी भी किसान रहे हैं ना। वो जेनजी ये न सोचे कि हमारे बाप दादाओं को इन्होंने बेच दिया, उनको, उनकी तकदीर, उनका फॉर्चून इन्होंने सब खत्म, उनकी किस्मत मार दी, उनको मजदूर गुलाम बना दिया। ये सब न पूछे और न समझे न सोचे, तो उसके लिए क्या उपाय था? अब इस समय मैं गया लखनऊ, बलिया, बहुत लोग मिले जुले, जिससे मैं मिल रहा था ना नॉर्मली,
सब सब किसी कोई मतलब नहीं है पश्तीन से, नरवणे से, देश विज्ञ उससे। अपर कास्ट का अगर कोई मिल रहा है, ठीक है, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ कोई मिल रहा है, तो मोदी ठीक नहीं किया। यूजीसी SC ST OBC मिल रहा है, तो वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं किया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट सारा मुद्दा जो विषय है जिस पर ये जेनजी सोच सकता था, वो सोचने का मौका खत्म कर दिया। आज ही 2 लाइनें सुनी थी, आज ही 2 लाइन सुनी थी कि मरने के बाद कुछ कर नहीं सकते। मतलब मरने के बाद कोई भी व्यक्ति है, मरने के बाद कुछ नहीं करता है, मरने के बाद कुछ नहीं सोचता है, मरने के बाद कुछ नहीं करता है, मरने के बाद कुछ नहीं सोचता है। लेकिन जो कुछ नहीं करता है और जो कुछ नहीं सोचता है, वो मर जाता है। जो कुछ नहीं करता और कुछ नहीं सोचता, वो मर जाता है। तो आपको कुछ नहीं सोचना और कुछ नहीं करना है, यही असली प्लान है, पूरा कंप्लीट। आप कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं, तो आप सामाजिक रूप से मर जाएंगे, पॉलिटिकली आप बंधुआ बन जाएंगे, इशारों पर नाचेंगे। कठपुतली में जान नहीं होती है ना, कठपुतली को धागों से ऐसे देखिए नचाया जाता है। हेमंत भाई, फाइनल टिप्पणी में इसलिए इस बात को कहा कि ये जो लाया कि कौन बांटा, अब इसके बाद भी अगर किसी के मन में सवाल हो तो पूछ ले, इस देश में कौन बांट रहा है, कौन टकराव पैदा कर रहा है, कोई है क्या? किसी के लिए नरेंद्र मोदी ने कोई काम छोड़ा है क्या समाज को विभाजित करने के लिए, आपसी टकराव के लिए? अगर कोई काम छोड़ा तो आप बताइए, मैं तुरंत बैकफुट पर चला जाऊं। नहीं, सही कह रहे हैं आप आशीष भाई। ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोजेक्ट है, ये 100 साल का प्रोजेक्ट है, जिसको अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है बहुत शिद्दत से, बहुत तरीके से। हर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम दबा दिया गया है। किसी वाजपेयी के खिलाफ आपने 2 कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा फ्राइडे का केस देखा अभी तक? असम के मुख्यमंत्री से लेकर के योगी से लेकर के जितने भी ये क्रांतिकारी घूमने, किसी के खिलाफ पर्चा नहीं मिलेगा। इन छात्रों ने ऐसा क्या काम किया कि 2 समुदायों के बीच में झगड़ा कराएंगे? BNST 196 जो मैंने बताया आपको, 196, मुझे समझा दीजिए कि वो कैसे लगती है, बता रहा है इसमें कैसे। तो ये बेसिकली कुछ भी करो, उलझा के रखो नॉन बेलेब और बेल बेल के खेल के अंदर, और बाकी सबक सिखाओ। लेकिन मुझे ये बयाना, जैसा आप कई बार कहते हैं ना कि बयाना उल्टा पड़ता दिख रहा है। जितना आप लोगों को पुलिस के रिमांड में रखोगे, जितना उसमें रखोगे अपने जुडिशियल कस्टडी में, जेल में, उतना ही भय निकलता जाएगा, उतना ही भय निकलता जाएगा। और भय का निकलना यानी कि शासन की उल्टी गिनती शुरू। मैं तो इसको इसी रूप में देखता हूं। तमाम सारे उदाहरण आपने देख लीजिए, और जिस तरीके से वांगचुक का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में, उसमें यह कहा गया कि वो बांग्लादेश वाले रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं भय का प्रतीक है। वो भय कितने गहरे तक घुसा हुआ है बांग्लादेश के नाम पे या एक आध और पड़ोसी देश के नाम पर, वो अपने आप में देखने की चीज है कि जो सोकाल्ड 56 इंची है, विश्व गुरु है, डंकापति है, मजबूत है, वो मजबूती सारा देश लगातार देख रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डोमेस्टिक इश्यूज पे भी देख रहा है, इंटरनेशनल पे भी देख रहा है। अब केवल यह है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और वो लोग आपने गुजरात में भी दिखा दिए। केरला के अंदर बहुत बड़े प्रदर्शन हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, दिल्ली के अंदर हुए हैं। दिल्ली में तो आज शाम को आप सोचिए कि जो मुख्यालय है इनका, अपने यूथ कांग्रेस का, जिसके बाहर का आपने सीन दिखाया, उसके अंदर सैकड़ों बच्चे शाम को क्या कर रहे थे आपको पता है? रघुपति राघव राजाराम बजा करके 2 घंटे से ज्यादा समय तक वहां अंदर ही बैठे रहे गांधी जी की प्रतिमा के सामने, अंदर पार्टी ऑफिस के अंदर। तो वो दिशा जो है कि जितना अहिंसा के रास्ते आप आगे बढ़ोगे, और ये जो शर्टलेस प्रदर्शन है ना, ये तो मोदी जी के लिए बड़ा भारी दिक्कत करने वाला है। उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को नंगी बता दिया, कांग्रेस पार्टी को ही, तो ये देखना पड़ेगा। ये था वो सीन जो मैं बता रहा था आपको। यहाँ पे म्यूजिक है तो म्यूजिक हम नहीं दिखा सकते, रघुपति राघव राजाराम गा रहे थे, ये चल रहा था सारा। बेसिकली जो नग्न प्रदर्शन का जो है, उसमें अगर सबसे नग्नता का इतिहास कोई अगर है, तो उसके जो आदि पुरुष हैं वो हरियाणा वाले अनिल विज हैं। वो जो आपने दिखाया था जिस तरीके से कि वो अपने घूम रहे थे शर्ट निकाल के। ये बच्चे तो, ये सारे बच्चे आपने जितने भी देखे हैं अभी तक पूरे देश में, इन्होंने सबने बनियान पहन रखी है। जो वहां पर जो यूथ कांग्रेस ने जो महामंडपम में किया, भारत मंडपम में, उसमें भी कोई वो नहीं था उस तरीके, शर्टलेस नहीं था पूरे तरीके से। जो अनिल विज और धनखड़ और वो सारे आप जो दिखा रहे थे, वो थे बिल्कुल कंप्लीटली नग्न, उसको नग्न नगा कहते हैं। लेकिन मोदी जी को तो पुरानी चीजें याद नहीं रहती, तो भूल जाते हैं।
मुझे लगता है ये जो है ना, ये जो टी शर्ट वाला मामला, टी शर्ट बरामद नहीं हुई है, राहुल गांधी को आप जानते हो जिस तरीके का व्यक्ति है वो, अगर पूरे देश में टी शर्ट आंदोलन नहीं चला दिया फिर क्या करेंगे मोदी जी? मान लीजिए आपकी ये टी शर्ट जिसको आप पहन रखी है आपने, उसके पीछे कंप्रोमाइज पीएम लिखा हुआ, किस किस की उतरवाओगे, कैसे उतरवा दोगे? मेरी मर्जी में क्या लिखूंगा? फिर क्या करोगे आप? कांग्रेस पार्टी अच्छा, इस लाइन पर सोच रही है। भाई फिर अब आप उस वैसे चर्चा छेड़ दिए कि 2 लाइन बिना बोले नहीं रह पाऊंगा। कंप्रोमाइज्ड पीएम देश विरोधी कैसे हो गया? अरे वो पीएम, उस पीएम से सवाल होना चाहिए कि भाई आप देश विरोधी काम काहे कर रहे हो? और कंप्रोमाइज आज छपाई ढूंढ रहे हो, छपाई ढूंढ रहे हो। मान लिया हमारे ये बुशर्ट है, शर्ट पहना हूं और हम इस पे स्केच पेन से लिख दिए कंप्रोमाइज्ड पीएम, तो क्या करोगे? अब तो हाथ तो ढूंढना नहीं, यही दाहिना हाथ होगा लिखने के लिए, इसी से लिखा होगा। अब फिर कलम की कंपनी खोजोगे, कौन से पेन से लिखा था वो पेन बताओ। पेन कहां से गजब लिया था? हालत। पेन कहां से लाए थे? टी शर्ट पेन कहां से कौन? लाए थे? हाँ, भाई, लिख, कहा तो ना कि आदमी लिख दिया कंप्रोमाइज्ड पीएम, तो आप सोचो ना कि आप ऐसा काम क्यों किए? आप कंप्रोमाइज्ड हैं, इस बात को तो तर्कों के साथ इस देश में साबित किया जा रहा है ना। एक भी बात तो ऐसा है नहीं, तर्कों से आप लोग को छोड़ करके आपका जो इकोसिस्टम है मोदी जी, उस सिस्टम को छोड़ के बाकी सब लोग तर्क की बात करते हैं, आपका सिस्टम नहीं बात करता। आपका सिस्टम बोला जाता है कि किसानों जो है हितों समझौता किया। हम लोग हों या तमाम विपक्षी नेता हों, वो कपास, मक्का, सोयाबीन, एक एक का रेट, स्थिति सबकी बात करते हैं। हम लोग भी बात करते हैं, तो रेट से लेकर के उसकी स्थिति, उसके किसानों की स्थिति सब बात करते हैं। आपके यहां जवाब क्या आता है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के हितों से समझौता कर ही नहीं सकते। अरे न बताओ न कैसे कर ही नहीं सकते। ये राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ मिल गया है, शामिल है। अरे यार, राहुल गांधी किससे मिल गया छोड़ो ना, आप किसके सामने लेटे हुए हो ये बताओ ना। सरेंडर कहां किए? और नहीं किए तो कैसे नहीं किए? नो लॉजिक, नो फैक्ट, ओनली दलदोदई थथरई, यही है। थथरई, कुछो पूछो कुछो बताएंगे कुछ। हमारे यहाँ कहावत है, उसे खत्म करता हूं, कई बार बताता हूं, हंसियक ब्याह में खुरपक गीत। हंसिया ऐसे गांव में भी वो भी खेती किसानी वाले जानते होंगे, हंसिया कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव चिन्ह आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, हंसिया होती है। तो हंसियक शादी थी, और खुरपी भी जानते होंगे, खुरपी छोटा पीछे लकड़ी को लगा होता है, क्यारी ओरी में काम आता है। तो हंसियक शादी थी और गीत खुरपी का गाने लगे, तो वही कहावत उसी पे है। तो हंसियक ब्याह में खुरपी गीत, इनसे कुछ भी पूछो, इनसे जैसे ही कहो ईरान, कहेंगे ना तुरान बात करते हैं। तुरान जाओगे तो अफगानिस्तान चले जाएंगे, अफगानिस्तान जाओगे इनके पीछे पीछे भागो, ये देखो कैसे उछल उछल के कूदते हैं आसमान। यही है इनके, क्या कहेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुनहि बहुविध सब संता। ये तो पहले था लिखा, लेकिन अब मैंने जोड़ा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविध सब संता नहीं, साहेब और साहेब की कथा अनंता, काहे कि देश में सरकार चला रहे हैं संता और बनता। समझे? तो ये इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद, नमस्कार।